बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूँ अरूबा खान और मैं हूं इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, डॉलर की कीमत में इजाफा नहीं रुक सका। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 12 पैसे महंगा हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 172 रुपये 30 पैसे तक जा पहुंचा है। डॉलर की कीमत का हवाला आपको बता रहे हैं, जिसको ब्रेक लगने का नाम नहीं ले रही। इंटरबैंक में डॉलर एक बार फिर महंगा हो चुका है। 1 रुपये 12 पैसे महंगा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 172 रुपये 30 पैसे तक जा पहुंचा है। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शराज अहमद से। शराज अहमद, बताएगा डॉलर की कीमत को ब्रेक नहीं लग रही, क्या कीमत बताई जा रही है? जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंटरबैंक मार्केट में डॉलर जो है वो बेलगाम हो चुका है और ट्रेडिंग के आगाज के साथ ही इंटरबैंक मार्केट में डॉलर महंगा होना शुरू हुआ था, जो कि बढ़ते बढ़ते अब जो है वो 1 रुपये 12 पैसे जो है महंगा होने के बाद 172 रुपये 30 पैसे की सतह पर जो है पहुंच चुका है। ये तारीख की बुलंद तरीन बताया जा रहा है कि ये सतह है जहां पर डॉलर पहली मरतबा ट्रेड होता हुआ देखा जा रहा है, जबकि इसमें इजाफे का जो सिलसिला है वो मजीद भी देखा जा रहा है। साथ ही साथ इंटरबैंक मार्केट में जहां डॉलर महंगा हुआ, वहां ओपन मार्केट में भी डॉलर तकरीबन 172 रुपये 60 पैसे की सतह पर ट्रेड होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक माशी अशारियों में बेहतरी ना आने की वजह से जो है वो डॉलर मुसलसल जो है वो अब रुपए को आंखें दिखा रहा है और रुपया जो है दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। साथ ही साथ अगर 5 माह का मुवाजना किया जाए तो इंटरबैंक मार्केट में डॉलर तकरीबन 18 रुपये जो है वो महंगा हो चुका है और इस हवाले से काफी ज्यादा तहफुजात का इजहार भी किया जा रहा है, क्योंकि एक तरफ डॉलर जहां महंगा हो रहा है वहीं महंगाई में मुसलसल इजाफा होगा, जबकि खाम माल जो सनतों के लिए मंगवाया जाता है उसके अखराजात में भी इजाफा होगा और आने वाले वक्त में महंगाई का नया तूफान जो है वो बर्पा हो सकता है। ताहम फॉरेक्स डीलर्स की जानिब से यही डिमांड की जा रही है कि स्टेट बैंक फौरी तौर पर डॉलर को कंट्रोल करने के लिए इकदाम करे, मार्केट में तलब और रसद के मुताबिक डॉलर जो है वो फराहम करे ताकि डॉलर की कदर को जो है वो ब्रेक लग सके। जी ठीक है, शराज अहमद, ये भी बताइएगा माहिरीन और माहिर मईशत इस हवाले से क्या कहते हैं कि डॉलर की कदर बढ़ने की वजूहात बेसिकली क्या हैं? फॉरेक्स डीलर्स और माशी माहिरीन से जब हमारी इस हवाले से बात हुई तो उनका यही मौक़िफ़ है कि एक तरफ डॉलर की जो स्मगलिंग है वो बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान हो रही थी, जिसकी वजह से तलब और रसद का जो फ़र्क है वो बढ़ गया, जबकि दूसरी जानिब तिजारती खसारे में रिकॉर्ड इजाफे की वजह से भी जो है वो रुपए के सामने टिक नहीं पा रहा है, जबकि स्टेट बैंक की जानिब से भी कोई खास इंटरवीन नहीं किया गया। इस हवाले से हमने देखा था कि गुज़िश्ता हफ्ते कुछ इकदामात का ऐलानात किए गए थे हुकूमत की जानिब से, जिसमें बताया गया था कि फॉरेक्स के ट्रेडिंग करने वालों के खिलाफ FIA जो है वो कार्रवाइयाँ अमल में लाएगी, जबकि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। लेकिन कुछ ही रोज हमने देखा कि डॉलर की कदर में 20 से 40 पैसे का जो फर्क है वो देखा गया, लेकिन आज हम ट्रेडिंग के आगाज के साथ ही फिर से देख रहे हैं कि डॉलर जो है वो रुपए को आंखें दिखाने लग गया है और इस वक्त मार्केट में जो नई अपडेट आ रही है उसके मुताबिक डॉलर 1 रुपये 22 पैसे महंगा होने के बाद रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर बढ़ती जा रही है। शराज अहमद तफसीलन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। तो नाज़रीन, शौकत तरीन वज़ीर आज़म के मुशीर ख़ज़ाना और रेवेन्यू मुकर्रर कर दिए गए। तयनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इत्तलाक फौरी होगा। मुशीर ख़ज़ाना का ओहदा वफाकी वज़ीर के बराबर होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म के एडवाइस पर शौकत तरीन को तयनात किया है। शौकत तरीन की बतौर वफाकी वज़ीर 6 माह की मुद्दत 16 अक्टूबर को मुकम्मल हो गई थी। शौकत तरीन वज़ीर आज़म के मुशीर ख़ज़ाना और रेवेन्यू मुकर्रर। तयनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इत्तलाक फौरी होगा। मुशीर ख़ज़ाना का ओहदा वफाकी वज़ीर के बराबर होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म के एडवाइस पर शौकत तरीन को तयनात किया है। शौकत तरीन की बतौर वफाकी वज़ीर 6 माह की मुद्दत 16 अक्टूबर को मुकम्मल हो गई थी। और पाकिस्तान के IMF से मुज़ाकरात जारी हैं। मुशीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का कहना है कि मुज़ाकरात नाकाम होने का तासुर गलत है। वाशिंगटन में मौजूद सेक्रेटरी ख़ज़ाना मुज़ाकरात की क़यादत कर रहे हैं। चेयरमैन FBR भी सेक्रेटरी ख़ज़ाना से राब्ते में हैं। टेक्निकल साइट्स डेटा से मुतालिक तबादला ख्याल कर रहे हैं। IMF से मुज़ाकरात कामयाब होंगे। मुशीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का कहना है मुज़ाकरात नाकाम होने का तासुर गलत है। पाकिस्तान के IMF से मुज़ाकरात जारी हैं। वाशिंगटन में मौजूद सेक्रेटरी ख़ज़ाना इन मुज़ाकरात की क़यादत कर रहे हैं। चेयरमैन FBR भी सेक्रेटरी ख़ज़ाना से राबिते में हैं, जबकि टेक्निकल साइट्स डेटा से मुतालिक तबादला ख्याल कर रहे हैं। IMF से मुज़ाकरात कामयाब होंगे। आगे बढ़ेंगे। लाहौर की एहतसाब अदालत में आशियाना हाउसिंग स्कैंडल और अमेज़न शुगर मिल्स केस की समाअत हुई। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पेश हुए। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बायस समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई।
अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब ऑर्डिनेंस तरमीम पर दलाइल तलब कर लिए हैं। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने बढ़ती महंगाई पर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं लाहौर से शकील सईद। मनी लॉन्ड्रिंग, आशियाना हाउसिंग स्कैंडल और रमज़ान शुगर मिल्स केस की समाअत। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज एहतसाब अदालत में पेश हुए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कौमी असम्बली का इजलास है, अदालत के एहतराम में पेश हुआ हूँ। अदालत ने शहबाज शरीफ को जाने की इजाज़त देते हुए आइंदा समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी। गैर रस्मी गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर ने कहा, बढ़ती हुई महंगाई रोकने में हुकूमत नाकाम हो चुकी है, मुईशत का बुरा हाल है। ये हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, जितनी देर रहेगी इकॉनमी और तबाह हो जाएगी। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस में अदालत ने इस्तफसार किया, क्या आज कोई शहादत होनी है, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को आगाह किया कि गवाह मौजूद हैं, उनकी गवाही रिकॉर्ड होनी है। शहबाज शरीफ के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, नैब ऑर्डिनेंस के वज़ा होने के बायस कोई अदालत गवाही रिकॉर्ड नहीं कर रही। अदालत ने रिमार्क्स दिए, सुना है नैब ऑर्डिनेंस में तब्दीली की जा रही है, आइंदा समाअत पर नैब ऑर्डिनेंस तरमीम पर दलाइल दिए जाएं। हमजा शहबाज ने कहा, हुकूमत डेंगू को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है, महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकलेंगे। लाहौर जैसे शहर में जहाँ पे हमने दिन रात मेहनत कर डेंगू का कला कुमा किया था, आज डेंगू से लोग फौत हो रहे हैं, यानी ये टाइम पर स्प्रे भी नहीं करवा सके। लाहौर पुलिस की जानिब से इस मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए वाटर कैनन भी मंगवाई गई। कैमरामैन ताहिर खोखर और साथी रिपोर्टर खावर मुगल के साथ शकील सईद, 92 न्यूज़, लाहौर। और पीडीएम का अहम सरबराही इजलास मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत आज होगा। ज़राए के मुताबिक पेंडोरा लीक्स, नैब ऑर्डिनेंस पर अपोजिशन इत्तेहाद का हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। पेंडोरा लीक्स के मामले की तहकीकात के लिए गैर जानिबदार कमीशन के क़याम की तजवीज़ पर भी गौर होगा। तफसीलात लेंगे हमारे नुमाइंदे हुसैन अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। हुसैन अहमद बताइएगा, इजलास कब तक शुरू होगा, इजलास में कौन कौन शरीक होगा, और बताइएगा कौन से अहम मामलात हैं जो आज के इजलास में ज़ेर गौर आएंगे। जी देखिए, पीडीएम का अहम सरबराही इजलास आज मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में होगा और इजलास मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरीट चक शहजाद में होगा। मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं शहबाज शरीफ, वो पीडीएम इजलास में शरीक होंगे। महंगाई समेत दीगर उमूर पर फैसले किए जाएंगे इजलास में। इसके अलावा पेंडोरा लीक्स, नैब ऑर्डिनेंस पर अपोजिशन इत्तेहाद का हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला सामने आया है, जबकि ज़राए के मुताबिक महंगाई के खिलाफ मुल्क भर में भरपूर मुहिम चलाई जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, शाहिद खकान अब्बासी और दीगर जो अपोजिशन जमातें हैं उनके रहनुमा इजलास में शरीक होंगे। इसके अलावा पेंडोरा लीक्स में नाम आने वालों को तहकीकात तक ओहदों से अलग होने का मुतालबा भी सामने आ सकता है, जबकि मामले की तहकीकात के लिए आला सतह पर गैर जानिबदार कमीशन के क़याम की तजवीज़ भी सामने आ सकती है। इसके अलावा इजलास में इंतखाबी इस्लाहात बारे हुकूमत का रवैया, अपोजिशन से इब्तदाई मुज़ाकरात भी ज़ेर बहस आएंगे, जबकि ज़राए का कहना है कि हुकूमत मुखालिफ रोड कारवां के शेड्यूल पर भी गौर किया जाएगा। गुज़िश्ता इजलास की बात करें तो लीगी रहनुमा परवेज़ मलिक के इंतकाल के बायस ये इजलास 11 अक्टूबर को जो हुआ था वो बगैर कार्रवाई मुलतवी हो गया था। आज अहम इजलास जो है वो 3 बजे चक शहजाद में होने जा रहा है। जी सही, शुक्रिया हुसैन अहमद, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन मोहम्मद जहांसेब खान की मुलाकात हुई। डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को PSDP के तहत मंसूबों पर होने वाली पेशरफ्त के बारे में ब्रीफ किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की पंजाब में मेगा प्रोजेक्ट्स को मुकर्रर करदा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। इसके अलावा उनका कहना था कि पंजाब मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन पॉलिसी का मुसव्वदा तैयार है। तरक्याती मंसूबों की बर वक्त तकमील के लिए बाहमी कोऑर्डिनेशन को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से कहा गया, पंजाब मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन पॉलिसी का मुसव्वदा तैयार है। उस्मान बुज़दार ने इस मौके पर यह भी कहा कि तरक्याती मंसूबों की बर वक्त तकमील के लिए बाहमी कोऑर्डिनेशन को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। और पेशावर में पतंग चौक मार्केट के करीब बारूदी मवाद नाकारा बना दिया गया। SB सिटी के मुताबिक बम मिलने की इतला पर बम डिस्पोजल यूनिट और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। BDU टीम ने देसी साख्ता बम नाकारा करके इलाके को क्लियर करार दे दिया है। तफसीलात लेंगे हमारे नुमाइंदे ज़िशान काकाखेल से। ज़िशान काकाखेल, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी शाल, पुलिस को इतला थी कि किसी नामालूम ने कोई जो है मशकूक चीज़ रखी है पतंग चौक के करीब मार्केट के साथ, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की और पुलिस के साथ साथ BDU की टीम ने भी इसमें हिस्सा लिया और 2 किलो से ज़ायद जो बम नस्ब किया गया था उसको नकारा बना दिया गया है। पुलिस के मुताबिक आसपास के इलाके की CCTV
कैमरों की फुटेज भी हासिल की गई है और इसके साथ साथ इलाके में सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। ये बताया जा रहा है कि मंसूबा बनाया गया था तकरीब कारी का, लेकिन वो बर वक्त जो है वो नाकाम बना दिया गया है और पुलिस के मुताबिक अब इलाके को क्लियर करके जो है वो आम शहरियों के लिए खोल दिया गया है। ये मकामी जो है वो मार्केट है और इसमें बम नस्ब किया गया था जो पुलिस को इत्तला मिली थी और पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए BDO के साथ इस बम को नकारा बना दिया और अब इलाके को मुकम्मल तौर पर क्लियर करार दे दिया गया है। शुक्रिया ज़िशान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मानचेस्टर में सजादा नशीन गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह नकीबुल अशराफ पीर सैयद हाशिम अल गिलानी के घर आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से महफिल समा का इनाक़ाद किया गया, जिसमें आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरपूर शिरकत की। महफिल समा के बाद नकीबुल अशराफ पीर सैयद हाशिम अल गिलानी की क़यादत में लंका शायर UK के इलाके नेल्सन में मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में सालाना जुलूस भी निकाला गया। मैनचेस्टर में सजादा नशीं गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह नकीबुल अशरफ शेख पीर सैयद हाशिम अल गिलानी के घर आकाए करीम सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की मुनासबत से मुनक्किदा महफिल समा की पुरनूर महफिल सजाई गई, जिसमें आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद शरीक हुई। मारूफ कव्वाल हजरात ने शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कलाम पेश किए। इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लबरेज कलाम ने हाज़रीन पर वजद तारी कर दिया। महफिल के इख्तिताम पर सजादा नशीं गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह नकीबुल अशरफ पीर सैयद हाशिम अल गिलानी ने आलम इस्लाम में इत्तेहाद और खुसूसन मुस्लिम उम्मा के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई। بابك من المطرودين ولا من رحمتك من اليائسين تقبل دعاءنا ببركة الأنبياء والأولياء والصالحين خاصة وخصوصا سيدنا القطب الرباني والهيكل الصمداني سيدنا الغوث الأعظم أبي محمد محي الدين عبد القادر الجيلاني। महफिल समा के बाद नकीबुल अशरफ पीर सैयद हाशिम अल गिलानी की क़यादत में लंका शायर UK के इलाके नेल्सन में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में सालाना जुलूस भी निकाला गया। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। फ़ज़ा नाराए तकबीर और दुरूद पाक से मुअत्तर हो गई। जगह जगह पीर शेख सैयद हाशिम अल गिलानी अल बगदादी का शानदार इस्तकबाल किया गया। अपने खिताब में उन्होंने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ जुलूस अपनी मुकर्रा मंजिल पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। आकाए दो जहां रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न विलादत की खुशी में दुनिया भर की तरह नोटिंगम में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल का इनाकाद जारी है। ऐसी ही एक महफिल जामिया इस्लामिया नोटिंगम में सजाई गई। मज़ीद तफसीलात शहजाद अरमान की इस रिपोर्ट में। दुनिया भर की तरह नॉटिंगम में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल का इनेकाद जारी। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पुरवकार महफिल में पाकिस्तानी कम्युनिटी की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की सादत हासिल की। मौलाना मुफ्ती अंसर कादरी ने हाज़रीन से खिताब करते हुए कहा कि 12 रबी अव्वल का मुक़द्दस महीना आलम इस्लाम के लिए जलवा फरमा है। इस महीने में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करम और रहमत आलम इंसानियत के लिए इतना बरसा है जिसे कभी जवाल का अंदेशा नहीं। आपके आने से अल्लाह का करम इस धरती पे ऐसा बरसा है कि जिसको जवाल का कभी अंदेशा नहीं हो सकता है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से इंसानियत का जो सोया हुआ मुकद्दर है वो जगाया गया है।
اور بندے کا ٹوٹا ہوا رشتہ پھر رب سے ملا دیا گیا ہے اور انسانیت کی تکمیل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ہوئی ہے۔ حضور نبی پاک آقا دو عالم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آوری میں ہر جگہ محفلیں سجائی جا رہی ہیں اور امت پہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بہت بڑا کرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بندے کا معبود سے ٹوٹا ہوا رشتہ پھر سے جوڑ دیا گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آقا دو جہاں کی باسط انسانیت کے مقدر کو ہمیشہ کے لیے روشن کر گئی ہے۔ بیرون ملک مقیم مسلمان والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو، اپنی نئی نسل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور اسوائے حسنہ پر عمل کرنے کی تلقین کرے۔ ان کی تعلیمات پر عمل کر کے ہی دنیا میں ترقی اور آخرت میں فلاح مل سکتی ہے۔ شہزاد ارمان، 92 نیوز، نوٹنگھم۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں معروف بزنس مین اور سماجی رہنما میاں محمد احمد کی جانب سے پاکستانی کمیونٹی کے اعزاز میں شاندار عشائیے کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں پاکستان سے آئے بزنس کمیونٹی کے سرکردہ شخصیات نے بھی شرکت کی۔ کورونا کی پابندیوں میں نرمی کے ساتھ ہی کینیڈا میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے تقریبات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ کینیڈین ریاست انٹاریو کے دارالحکومت ٹورنٹو میں مقیم معروف بزنس مین میاں محمد احمد نے اپنے گھر میں پاکستان سے آئے بزنس کمیونٹی کے سرکردہ شخصیات کے اعزاز میں شاندار عشائیہ تقریب کا اہتمام کیا۔ کینیڈا میں مقیم پاکستانی بزنس کمیونٹی نے پاکستانی وفد کو خوش آمدید کہا اور پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے معلومات کا تبادلہ بھی کیا۔ مہمانوں کی روایتی لذیذ کھانوں سے تواضع کے بعد کیک بھی کاٹا گیا اور فوٹو سیشن بھی ہوا۔ عشائیہ تقریب کے میزبان معروف بزنس مین میاں محمد احمد نے پاکستانی مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ تقریب میں پاکستان سے آئے پاکستان بزنس کمیونٹی سے ایس ایم منیر، ایس ایم نصیر، مرزا امتیاز، وقاص گوندل، ارشد بھٹی، عامر ہاشمی، رانا رؤوف، ممبر پارلیمنٹ اقرا خالد اور پاکستانی کونسلر جنرل عبدالحمید سمیت ٹورنٹو میں مقیم ممتاز کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ بسلسلہ جشن ولادت سرکار دو عالم سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منہاج القرآن میلاد مصطفیٰ کمیٹی ملیشیا کے زیر اہتمام کوالالمپور میں روح پرور محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد کی گئی۔ قصیدہ بردہ شریف، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ذکر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معطر فضائیں حاضرین محفل کے قلوب کو منور کرتی رہیں۔ مزید تفصیلات جاوید الرحمان کی رپورٹ میں۔ منہاج القرآن میلاد مصطفیٰ کمیٹی ملیشیا کے زیر اہتمام کوالالمپور میں روح پرور محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد کی گئی۔ بابرکت محفل کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا۔ قصیدہ بردہ شریف، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ذکر رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معطر فضائیں حاضرین محفل کے قلوب کو منور کرتی رہیں۔ خدا باپ مٹھائیاں دے تھال بنڈے او ونڈ ونڈ وچ ہوندے نے فرق لکھاں۔ ملیشیا میں مقیم پاکستانی نعت خواں حضرات نے پرسوز انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ میرے اعمال مجھے کر دیتے، میری قسمت کے ملا تجھ سا خطا پوش مجھے۔ دین لوکی تیرے نال سونیا ہویا میرا دین لوکی تیرے نال سونیا تینو رب نے بنایا بے مثال سونیا۔ ملیشیا کے معروف مقامی ناشید گروپ نے دف کی تھاپ پر انتہائی دلکش انداز میں سرور کونین سرکار مدینہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور عقیدتوں کے پھول نچھاور کیے۔
بابرکت محفل کے اختتام پر حاضرین محفل نے پیارے نبی آقائے کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ امت مسلمہ کی یکجہتی اور پاکستان کے استحکام اور ترقی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ جاوید الرحمان، 92 نیوز، کوالالمپور، ملیشیا۔ پاکستانی ان دبئی متحدہ عرب امارات میں پاکستانیوں کا سب سے بڑا اور متحرک سوشل میڈیا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ دبئی کے سب سے بڑے سماجی گروپ کی جانب سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے تعریف سمت کا اہتمام کیا گیا۔ اس ایونٹ کا مقصد وبائی امراض کے دوران معاشرتی بہبود کے لیے کمیونٹی کی خدمات کو سراہنا تھا۔ مزید تفصیلات سید مدثر خوشنود کی اس رپورٹ میں۔ پاکستانی ان دبئی متحدہ عرب امارات میں پاکستانیوں کا سب سے بڑا اور متحرک سوشل میڈیا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، جس کا سب سے بڑا اور بنیادی مقصد متحدہ عرب امارات میں بسنے والے پاکستانیوں کے لیے ہر ایک میدان میں پاکستانی کمیونٹی کی مدد کرنا ہے، تاکہ ہم دیار غیر میں بطور ایک باعزت برادری کے رہ سکیں۔ دبئی کے مقامی ہوٹل میں پاکستانیوں کے اس سماجی گروپ کی جانب سے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی پاکستانی سفیر افضال محمود، جبکہ قونصلیٹ جنرل جناب حسن افضل، ڈپٹی قونصلیٹ جنرل جناب گیان چند، صدر پاکستان ایسوسی ایشن دبئی ڈاکٹر فیصل چودھری خالد، صدر شارجہ سوشل سینٹر اور دبئی میں پاکستانی فیس بک گروپ کے ممبران نے بھرپور شرکت کی۔ مہمان خصوصی جناب افضل محمود نے دبئی میں پاکستانیوں کے سوشل میڈیا کے مثبت کردار کو سراہا اور اجاگر کیا، اور پاکستانی کمیونٹی کے لیے کام کرنے والوں میں شیلڈز اور اسناد دی گئیں۔ ناصر بنگش نے پاکستانیز ان دبئی کی پوری ٹیم شیخ عمر فاروق، زہیب نبیل، ولید پرویز اور دیگر کو کامیاب ایونٹ کروانے پر مبارکباد دی۔ سید مدثر خوشنود، 92 نیوز، دبئی، متحدہ عرب امارات۔ سعودی عرب میں سانحہ کارساز کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے حوالے سے پیپلز یوتھ آرگنائزیشن کی جانب سے تقریب منعقد کی گئی، جس میں جیالوں نے بھرپور شرکت کی۔ مزید تفصیلات عمیر علی کی اس رپورٹ میں۔ سعودی عرب میں سانحہ کارساز کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے حوالے سے پیپلز یوتھ آرگنائزیشن کی جانب سے تقریب منعقد کی گئی۔ جیالوں کا کہنا تھا کہ سانحہ کارساز کو 14 سال کا عرصہ گزر چکا، مگر اس دردناک واقعے کے ملزمان کو ابھی بھی کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا۔ تقریب میں مقررین نے کہا کہ 18 اکتوبر کا دن ملک کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ اس روز بے نظیر بھٹو کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا، جس میں 170 سے زائد قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ ہم ان شہداء کی قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ تقریب کے مہمان خصوصی پیپلز پارٹی مڈل ایسٹ کلچرل ونگ کے صدر قاضی اسحاق میمن، پیپلز یوتھ آرگنائزیشن سعودی عرب کے صدر احتشام جاوید کوہلی اور دیگر کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کو ہمیشہ دیوار سے لگانے کی ناکام کوشش کی گئی ہے۔ پیپلز پارٹی ملکی سیاست میں ملکی آئین کے تحفظ کی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ سانحہ کارساز کے ملزمان کا تعین کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ تقریب سے ہدایت اللہ خان، طاہر چودھری اور دیگر نے بھی اظہار خیال کیا۔ جرمنی میں مقیم معروف پاکستانی صحافی اور ادیب نمائندہ 92 نیوز جرمنی مرزا روہیل بیگ کی تصنیف کالم کہانی کی تقریب پذیرائی جرمنی کے شہر میں ہوئی۔ مقامی ریسٹورنٹ میں منعقد کی گئی، جس تقریب کی میزبانی معروف سیاسی و سماجی رہنما رانا ثاقب خالد نے کی۔ مزید تفصیلات مرزا روہیل بیگ کی اس رپورٹ میں۔ تقریب کی نظامت کے فرائض سید اسد علی شاہ نے ادا کیے۔ رانا ثاقب مرزا روہیل بیگ کا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ ایک حق گو صحافی اور لکھاری آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ تقریب کے مہمان خصوصی دا لنکے پارٹی کمیونٹیز کے ڈیپٹی گروپ چیئرمین یورگ ہومل تھے۔ مصنف مرزا روہیل بیگ نے میزبان اور شرکاء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا تھا کہ کتاب کو اہل علم اور دانش کا ہتھیار مانا جاتا ہے، جس کی طاقت کسی بھی بندوق یا بارودی مواد سے زیادہ ہوتی ہے۔ میزبان رانا ثاقب خالد نے کتاب پر اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں کتاب کے مصنف مرزا روہیل بیگ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے قومی زبان اردو کو دیار غیر میں فروغ دینے کے لیے کتاب کی صورت میں اہم کردار ادا کیا۔ سید اسد علی شاہ نے مرزا روہیل بیگ کو کتاب کی اشاعت پر مبارکباد دیتے ہوئے کہنا تھا کہ کالم کہانی پاک جرمنی تعلقات، اردو کے فروغ اور ثقافت کے حوالے سے ایک کامیاب کتاب ثابت ہوگی۔ یہ خاص کر تقریب جو ہو رہی ہے کالم کہانی کتاب کے بارے میں ہو رہی ہے، جو کہ ہمارے ایک بہت ہی عزیز ڈارٹمنڈ سے مرزا بیگ صاحب نے جو ہے کہ لکھی ہے، روہیل بیگ صاحب نے، اور آج اس تقریب کے بک لانچ ہونے کے بعد اس کی ایک تقریب رکھی گئی ہے جو کہ رانا ثاقب صاحب نے ڈریسٹن سے جو ہے کہ رکھی ہے۔ ہم کیمنٹس میں موجود ہیں، اس پہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں بہت زیادہ روہیل بیگ صاحب کو، اور میں ان کی ان خدمات کو بھی سراہتا ہوں کہ ایک دیار غیر میں رہتے ہوئے اپنی زبان کو، اپنی تہذیب کلچر کو دکھاتے ہوئے لکھ کے۔ سب سے پہلے میں مرزا صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے ادھر جرمنی میں رہ کے میری قومی زبان کو متعارف کروایا، اور ہمارے ادھر جتنے بھی رہنے والے ہیں ان کو کتابیں پیش کی، کیونکہ وہ پڑھیں اور جان سکیں اپنی اردو زبان کو، اور بھی نزدیکی سے دیکھ سکیں۔ Ich finde das Buch interessant. Ich finde es interessant, dass man die Kolumnen schreibt und versucht, von diesem Land zu lernen. Das finde ich einen sehr guten Weg, und ich
bin der Auffassung, diese partnerschaftliche Geschichte wird unseren beiden Ländern gut tun, dass man genau lernt. मैं अपनी किताब कालम कहानी की यहाँ कैबिनेट्स में तकरीब पजीराई के हवाले से राना साकब खालिद साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने इसकी यहाँ पे आज तकरीब पजीराई इनेकाद किया है। मैं समझता हूँ कि किताब को अहले इल्म अदब का हथियार माना जाता है, जिसकी ताकत किसी भी बंदूक या बारूदी मवाद से ज़्यादा होती है। नौजवानों को इल्म की दौलत से फैज़याब करने में जो किरदार किताब अदा करती है, उसका अहाता इंतहाई मुश्किल काम है। मेरी तरफ से मिर्ज़ा रोहेल बेग को बहुत बहुत मुबारक हो, जिन्होंने ये बुक लिखी है और ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है जो हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। इसको ज़रूर पढ़ें। ये मिर्ज़ा रोहेल साहब डॉर्टमुंड से तशरीफ़ लाए हैं, जिन्होंने ये किताब लिखी, ये मैंने पढ़ी है। ये मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ मिर्ज़ा रोहेल बेग साहब को, जिन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत किताब लिखी। ख़ासकर हम मुहाजिरीन के लिए यहाँ पे जर्मन के कल्चर, यहाँ के सेटअप, कानून के मुतालिक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इसमें, और ये बहुत ही अच्छी किताब है। जो डॉर्टमुंड से मिर्ज़ा रोहेल बेग साहब आए हैं, हम इनका बहुत शुक्रगुजार हैं जो इन्होंने कालम कहानी लिखी है इस मौजू पर। हम कैबिनेट्स वाले इनको बहुत शुक्रगुजार करते हैं और फ़ख्र महसूस है, हमें बहुत ज़्यादा फ़ख्र है, इन्होंने इतना हमारे लिए किया है। हम मशकूर हैं मिर्ज़ा रोहेल बेग साहब के कि इन्होंने जर्मनी में रहकर उर्दू ज़बान हमें मतारफ़ करवाई और उर्दू ज़बान में इन्होंने एक किताब लिखी कि हम दिल की अथाह गहराइयों से इन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। दी लिंके पार्टी कमेंटर्स के डेप्यूटी चेयरमैन योरग होमल ने कहा कि कॉलम कहानी मुझे बहुत दिलचस्प लगी है। ये किताब जर्मनी के निज़ाम से इस्तेफादा करने के लिए है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। इमरान मंज ने अपने खिताब में कहा कि मिर्ज़ा रोहेल बेग की किताब को अगर हवा का ताज़ा झोंका करार न दिया जाए तो गलत ना होगा। ये किताब रहनुमाई का फरीज़ा अंजाम देती है। तकरीब पजीराई में कोलोन, लाइप्जिग, हानोवर, कमिंटेंस और ड्रेस्टन और फ्रैंकनबर्ग से आशिक अली, मिर्ज़ा वाहिद बेग, मोहम्मद उमर, इमरान अली, मंच, सैयद अली, सैयद असद अली शाह, अली रज़ा, जश्मीन बिलाल समेत पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के अख्ताम पर मुसन्निफ की किताब कॉलम कहानी हाज़रीन के सामने पेश की गई। तकरीब के अख्ताम पर मेज़बान राना साकिब खालिद की जानिब से पुरतकल्लुफ़ लंच का एहतमाम किया गया। सऊदी अरब में अदबी तंजीम हल्का फ़िक्र फ़न की जानिब से इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें कोरोना वायरस के SOPs में नरमी के बाद अदबी महाफिल को दोबारा से शुरू करने पर इत्तफाक किया गया। इस मौके पर सदर डॉक्टर रियाज चौधरी का कहना था कि हल्का फ़िक्र फ़न गुज़श्ता 40 सालों से सऊदी अरब में अदब के फ़रोग़ के लिए कोशिश है और गुज़श्ता 4 दहाइयों से अदबी हलकों में ज़ौक़ रखने वालों के लिए महाफिल को सजाती आ रही है। कोरोना वायरस की शिद्दत के बायस अदबी महफिलें मांद पड़ गई हैं, जिनको अब दोबारा शुरू किया जा रहा है ताकि शेर व शायरी का ज़ौक़ रखने वाले इनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। इजलास में नाज़िमुल अमूर डॉक्टर तारक अजीज़, सरू इनकलाबी, सजाद चौधरी, काजी इसहाक मेमन, मखदूम अमीन ताजिर, डॉक्टर महमूद अहमद बाजवा, तलहा ज़हीर समेत दीगर ने भी शिरकत की।